क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कदर चाय की चुस्की के बिना हमारी सुबह नहीं होती, सकों पर बाईं ओर चलने की जो हमारी आदत है, या फिर जिस अंग्रेजी भाषा के इर्द गिर्द आज भी हमारा पूरा करियर घूमता है, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गए? इन सवालों का जवाब किसी आम पन्ने पर नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के उस पन्ने पर लिखा है जिसका नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने हमारे देश की रगों में बहने वाले खून से लेकर हमारी सोच तक सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब एक विदेशी ताकत हमारे देश की पूरी संरचना यानी ढांचे को अंदर से बदल रही थी। कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के भारत आने से। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ कई राजा महाराजा आए, उन्होंने शासन किया और चले गए। लेकिन अंग्रेजों का राज यानी उपनिवेशवाद बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। पुराने जमाने के जो राजा होते थे वे सिर्फ अपना दबदबा बनाते थे और लगान वसूलते थे। वे इस बात में दखल नहीं देते थे कि किसान क्या उगा रहा है। लेकिन जब ब्रिटिश भारत आए तो उनके साथ आया पूंजीवाद। पूंजीवाद का बस एक ही उसूल होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे खजाने नहीं लूटे, उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था ही पलट दी। उन्होंने तय किया कि खेतों में कौन सी फसल उगेगी, जैसे नील या कपास, जमीन का मालिक कौन होगा, और तो और जंगलों में कौन जा सकेगा और कौन नहीं। जो गरदरिये और आदिवासी सदियों से जंगलों पर निर्भर थे, उन पर रातों रात पाबंदी लगा दी गई। सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये था कि अंग्रेज एक तरफ तो हमें आधुनिकता, स्वतंत्रता और उदारवाद का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद हमारे सारे अधिकार छीन रखे थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे कानून, यहाँ तक कि हमारे नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट भी इसी विरोधाभास की देन है। अगर आप सोचते हैं कि फैक्ट्रियां लगने से देश का विकास होता है, तो ब्रिटेन की कहानी सुनकर आपको यही लगेगा। ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ तो धड़ाधड़ मशीनें लगी, लोग काम की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ भागने लगे। लेकिन भारत में इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। अंग्रेजों ने हमारे देश को सिर्फ एक कच्चे माल की दुकान और अपने बने बनाए माल का बाजार समझ लिया था। उन्होंने मैनचेस्टर में बनी सस्ती मशीनी चीजें भारत में भर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के सदियों पुराने मशहूर शहर, जैसे रेशम के लिए जाने जाने वाले सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका और मुर्शिदाबाद, बर्बाद होने लगे। हमारे बेहतरीन कारीगरों और बुनकरों के हाथों से काम छिन गया। वो बेचारे शहर छोड़कर वापस गांवों में खेती करने को मजबूर हो गए। जहां ब्रिटेन में लोग गांव से शहर जा रहे थे, वहीं भारत में लोग शहर छोड़कर वापस खेतों की धूल फांक रहे थे। लेकिन इसी बीच तीन नए हीरो, या कहे कि विलेन, उभर कर सामने आए: बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अंग्रेजों ने इन शहरों को इसलिए नहीं बसाया था कि भारतीयों को आराम मिले, बल्कि इसलिए बसाया था ताकि यहाँ के बंदरगाहों से भारत का रुई और जूट जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेजा जा सके। अब चाय की उस चुस्की पर वापस आते हैं। अंग्रेजों को चाय की खेती में बड़ा मुनाफा दिख रहा था और इसके लिए असम के घने जंगल उन्हें सबसे सही लगे। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। असम के जंगल इतने बीधर और खतरनाक थे कि वहां काम करने को कोई तैयार नहीं था। अजीबोगरीब बुखार और बीमारियों का खतरा हर वक्त मंडराता रहता था। जब कोई मजदूर अपनी मर्जी से वहां जाने को राजी नहीं हुआ, तो अंग्रेजों ने सरकारी ताकत और धोखेबाजी का सहारा लिया। उन्होंने बिहार और बंगाल के गरीब मजदूरों को लालच देकर, डराकर और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर असम के जंगलों में झोंक दिया। एक बार जो मजदूर उन बागानों में चला जाता, उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। कठोर कानूनों के तहत उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था। और दूसरी तरफ थे चाय बागानों के गोरे ब्रिटिश मालिक। वे इन जंगलों के बीच बने आलीशान बंगलों में रहते थे। उनके टेबल पर इंग्लैंड से आया हुआ रेशमी कपड़ा बिछता था। उनके नहाने के लिए बड़े बड़े विदेशी टब होते थे और दर्जनों नौकर उनके एक इशारे पर दौड़ते थे। एक ही बागान में दो बिल्कुल अलग दुनिया बस रही थी। एक तरफ बेअंतहा दर्द था, तो दूसरी तरफ बेहिसाब ऐशो आराम। वक्त बीता और आजादी की लड़ाई तेज हुई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को समझ आ गया था कि राष्ट्र राज्य क्या होता है। उन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने देश ब्रिटेन में तो संप्रभुता का जश्न मनाते हैं, लेकिन भारत को गुलाम बनाकर रखा है। इसी सोच ने भारत में राष्ट्रवाद की आग भड़काई। आखिरकार
1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारी नई सरकार के सामने एक बहुत बड़ा खस्ताहाल देश था। अब बारी थी भारत के अपने औद्योगिकरण की। आजाद भारत की सरकार ने तय किया कि हम विदेशी माल पर निर्भर नहीं रहेंगे। बोकारो, भिलाई और राउरकेला जैसे नए शहरों में विशाल स्टील प्लांट और फैक्ट्रियां लगाई गई। ये औपनिवेशिक काल से बिल्कुल अलग था। अब मशीनें भारत को लूटने के लिए नहीं, बल्कि भारत को बनाने के लिए लग रही थी। समाजशास्त्री एम.एस.ए. राव बताते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे शहरों ने गांवों को 3 अलग-अलग तरीकों से प्रभावित किया। पहला तरीका था जब गांव के लोग रोजगार के लिए मुंबई या कलकत्ता गए, लेकिन अपने गांव पैसे भेजते रहे, जिससे गांवों में पक्के मकान बनने लगे। दूसरा तरीका तब दिखा जब भिलाई जैसे कारखानों के आसपास के गांवों की जमीनें शहर का हिस्सा बन गई। और तीसरा तरीका वो था जब महानगर फैलते फैलते अपने आसपास के छोटे गांवों को पूरी तरह निगल गए और वे गांव भी कंक्रीट के जंगल बन गए। ये सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे आज की सच्चाई है। चाहे हमारा सड़कों पर गाड़ियां चलाना हो, स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना हो या कॉल सेंटर्स में अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी बोलना हो, ये सब उसी संरचनात्मक परिवर्तन की गूंज है जो 200 साल पहले शुरू हुआ था और आज भी हमारी जिंदगी को एक नई शक्ल दे रहा है। आइए अब तक के इस सफर को और गहराई से समझने के लिए पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करते हैं। प्रश्न 1, पूर्व पूंजीवादी शासकों और ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन में मुख्य क्या अंतर था? इसका उत्तर है पूर्व पूंजीवादी शासक जैसे मुगल या अन्य राजा मुख्य रूप से अपना प्रभुत्व बनाए रखने और लगान वसूलने तक ही सीमित रहते थे। वे समाज के आर्थिक आधार या उत्पादन के तरीकों में, जैसे खेती कैसे होगी, कोई खास हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसके विपरीत ब्रिटिश उपनिवेशवाद पूंजीवाद पर आधारित था। अंग्रेजों ने भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था में सीधा दखल दिया। उन्होंने तय किया कि कौन सी फसल उगाई जाएगी, जैसे नील की खेती, जमीन के कानून बदल दिए और जंगलों पर भी कब्जा कर लिया ताकि वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर ब्रिटेन भेज सके। प्रश्न 2, ब्रिटेन में औद्योगिकरण और भारत में औद्योगिकरण का असर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत था। इस कथन को स्पष्ट करें। या भारत में औद्योगिक क्षरण कैसे हुआ? ब्रिटेन में औद्योगिकरण का मतलब था फैक्ट्रियों का खुलना, जिससे वहां के लोग खेती छोड़कर काम की तलाश में शहरों की ओर गए। लेकिन भारत में इसका उल्टा असर हुआ। अंग्रेजों ने ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना सस्ता माल भारत के बाजारों में भर दिया। इसके कारण भारत के पारंपरिक उद्योग, खासकर रेशम और सूती कपड़ा उद्योग जो सूरत, ढाका और मुर्शिदाबाद आदि में थे, पूरी तरह बर्बाद हो गए। भारत के शहरों के कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए और उन्हें मजबूर होकर वापस गांवों में जाकर खेती करनी पड़ी। इसी प्रक्रिया को औद्योगिक क्षरण या औद्योगिकरण कहा जाता है। प्रश्न 3, औपनिवेशिक काल में असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति कैसी थी और उनकी भर्ती कैसे की जाती थी? असम के चाय बागान घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों में थे, जहां का मौसम स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब था। कोई भी मजदूर अपनी इच्छा से वहां काम करने नहीं जाना चाहता था। इसलिए ब्रिटिश मालिकों ने सरकार की मदद से कठोर कानून बनाए, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट। ठेकेदारों के जरिए बिहार, बंगाल आदि से गरीब मजदूरों को धोखे से, प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर असम लाया गया। वहां मजदूरों का जीवन बहुत दयनीय था। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी और उन्हें एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता था, जबकि गोरे ब्रिटिश मालिक पूरी सुख सुविधाओं और विलासिता में जीवन बिताते थे। प्रश्न 4, समाजशास्त्री एम.एस.ए. राव के अनुसार भारत में नगरीकरण ने गांवों को किन 3 प्रमुख तरीकों से प्रभावित किया है? एम.एस.ए. राव के अनुसार नगरीय प्रभाव के 3 रूप हैं। पहला, प्रवासी प्रभाव। जब गांव के लोग रोजगार के लिए दूर शहरों जैसे मुंबई या विदेश जाते हैं, वे अपने गांव पैसे भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, जिससे गांव में पक्के मकान बनते हैं और गांव का रहन सहन बदलता है। दूसरा, औद्योगिक शहरों का प्रभाव। जब किसी गांव के पास कोई बड़ा कारखाना या औद्योगिक शहर जैसे भिलाई बस जाता है, तो उस गांव की जमीन शहर में शामिल हो जाती है और गांव में प्रवासियों की भीड़ियर बढ़ जाती है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था बदलती है। तीसरा, महानगरों का विस्तार। जब महानगर तेजी से फैलते हैं, तो वे अपने आसपास के सीमावर्ती गांवों को पूरी तरह अपने अंदर समा लेते हैं और वे गांव पूरी तरह से शहरी इलाके में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए
हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे एनसीईआरटीफाई चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।